कोलकाता में एक जाने माने शख्सियत हैं। आप कोलकाता इस्लामिया अस्पताल के एजीएस हैं, मॉडर्न स्पोर्टिंग क्लब के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, मलिका फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं, चेयरमैन हैं, मुस्लिम ब्यूरियल बोर्ड के मेंबर हैं और उर्दू एकेडमी के मेंबर हैं। तो आज हम लोग इश्तियाक राजू से कुछ सियासी और समाजी मुद्दे पर बात करेंगे। सबसे पहले तो इंडिया आई न्यूज़ में इश्तियाक राजू अहमद साहब आपका इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि 5 मरहले का असेंबली इंतखाब बंगाल में हो चुका है, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? देखिए, ये तो तय है, ये 100% ये तय है कि सरकार जो है ममता बनर्जी और तृणमूल की सरकार हो रही है और हम लोग अच्छे बहुमत से सरकार हो रही है। जिस तरह से रुझान आया है, जिस तरह से लोगों में जोश और जिस तरह से उत्साह नजर आ रहा है, तो ये लोगों के अंदर में और अवाम में, बंगाल के अवाम ये तय कर चुकी है 5 फेज में कि ममता बनर्जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बना के दोबारा यहाँ तीसरी मर्तबा बंगाल में लाना है। ये लोगों के अंदर में तय हो चुका है और 3 फेज और है और ये लोग तय कर चुके हैं। और इन लोगों को आप देखे होंगे कि जिस तरह से इन लोग आ रहे हैं बाहर से, तो इनका मतलब ये हो रहा है, ये आप समझ जाएं कि इनके पास में कोई लोकल लीडर नहीं है, इनके पास में कोई चीफ मिनिस्टर का चेहरा नहीं है। ये ममता बनर्जी को रोकने के लिए, ममता बनर्जी को यहाँ से हटाने के लिए वो दिल्ली से, यूपी से सब बाहर के लोग आ रहे हैं और प्रचार में यहाँ पर लगे हुए हैं। तो मैं यहाँ के तमाम लोगों से ये अपील करूंगा और दरखास्त करूंगा कि जब आपके पास आए तो उनसे पूछना कि आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। क्या प्रधानमंत्री जो है, देश का प्रधानमंत्री मोदी क्या यहाँ पर मुख्यमंत्री बनेगा? चीफ मिनिस्टर क्या वो बनेगा? अमित शाह क्या चीफ मिनिस्टर बनेगा? योगी आदित्यनाथ क्या चीफ मिनिस्टर बनेगा? आपका चीफ मिनिस्टर का चेहरा कौन है? आपको क्या लगता है कि मुल्क में जमहूरियत खतरे में है? ये तो पहले जब से ये सरकार आई है, इनका मंशा ये है कि हर एजेंसी को अपने काम में लगाना, और जमहूरियत तो खतरे में ये तो लग ही रहा है। हर एजेंसी को आप देखिए, आप देखे होंगे जिस तरह से आप फेसबुक यूज करते हैं, देखे ना, तो फेसबुक में आप एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। इसी तरह से इन लोगों ने, जितने एजेंसी है, जितने लोग हैं, जितने लीडर हैं, तृणमूल के लीडर हो या जितने भी लोग हैं जो इनके खिलाफ बोलेंगे, इनको एक फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भेजते हैं। वो फ्रेंड रिक्वेस्ट क्या होता है? वो होता है अपने एजेंसी के थ्रू से वो नोटिस भेजते हैं। बहुत सारे एजेंसी हैं, हम सब नाम नहीं लेना चाहता हूं, उनके एजेंसी के थ्रू से नोटिस भेजते हैं और वो नोटिस में वो कुछ नहीं होता। वो नोटिस भेजने का मकसद यही होता है कि आपसे एक दोस्ती का रिश्ता बनाना है, रिलेशन। तो आप नोटिस जाएगा तो आप हड़बड़ाकर इसके पास में चले जाएंगे और जितना आपका गंदगी है सब धुल जाएगा, धुलकर आप फ्रेश हो जाएंगे। तो ये फेसबुक में जैसा फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा जाता है, इसी तरह से एजेंसी के जरिए ये एक आपको उनके पार्टी ज्वाइन करने का डर दिखाकर एक रिक्वेस्ट भेजते हैं और रिक्वेस्ट भेजने के बाद उन्हें अपने पार्टी में ले लेते हैं। पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगारी है, आप इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? जिम्मेदार पूरे देश कह रही है कि जिम्मेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है इसके जिम्मेदार। आज देखिए, लॉकडाउन जिस वक्त हुआ है, जिस वक्त नोटबंदी हुआ है, आज देखिए उन्होंने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। आप हमको बताइए कहाँ अच्छे दिन आए हैं? उन्होंने कहा था कि ब्लैक मनी जितना है सब वापस लेकर आएंगे। कितना ब्लैक मनी लेकर आए? इनके जितने भी मिलने जुलने वाले थे, इनके जितने भी दोस्त यार थे, जितने भी लोग थे जो पैसा लेकर भागे हैं, ललित मोदी से लेकर, नीरव मोदी से लेकर, चौकसी से लेकर, सब गुजरात के लोग थे और हजार करोड़ रुपया लेकर भाग गए। ब्लैक मनी लाने की बात तो छोड़ दीजिए, जो भी पैसा था वो पैसा को लेकर यहाँ व्हाइट मनी लेकर इन लोग सब भाग गए यहाँ से। और नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर पाया। लोगों को इन्होंने बहुताबाजी दिया कि 15 लाख रुपया आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। 15 पैसा उन लोगों के अकाउंट में आया? नहीं आया। मगरबी बंगाल में 10 वर्षों से तृणमूल है, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं आई है।
इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, इंडस्ट्री तो काफी इंडस्ट्री यहाँ आई है, ऐसी नहीं है कि इंडस्ट्री नहीं आई है। जो इंडस्ट्री यहाँ आना चाहते हैं, जो इंडस्ट्री यहाँ लगाना चाहते हैं, उसे भी डराया धमकाया जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए बहुत सारे पॉलिसीज जो है उसको लागू कर दिया जाता है। उनको यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं लगाने दिया जाता है। वो इंडस्ट्री को बोला जाता है कि कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट जो होता है वो सिर्फ महदूद बंगाल के लिए नहीं होता, वो ऑल इंडिया पे बेसिस में, पैन इंडिया बेसिस में बिजनेस करना चाहता है। तो जो लोग जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उन लोग का मकसद ये होता है कि हर स्टेट में जाकर अपने इंडस्ट्री को लगाएं। मगर यहाँ नरेंद्र मोदी और इनकी सरकार की ये मंशा और इनकी सरकार की ये पॉलिसी रही है कि बंगाल में आप फैक्ट्री नहीं लगाओ। आपको बंगाल में अगर फैक्ट्री लगाओगे तो तुमको ये इनकम टैक्स नोटिस भेज दिया जाएगा, तुम्हें सीबीआई का नोटिस भेज दिया जाएगा, उन्हें परेशान किया जाता है। तो सर फिर बेरोजगारी कैसे दूर होगी? इसके लिए ममता बनर्जी यहाँ इंडस्ट्री जो है, लोकल इंडस्ट्री, उसको लगा रही है, लोगों को बुला रही है, हर साल सबमिट करती है, हर साल इंडस्ट्री यहाँ बढ़ रहा है। उसके बावजूद भी लोग आ रहे हैं, इंडस्ट्री यहाँ पर हो रही है। ऐसी नहीं कि इंडस्ट्री नहीं हो रही है, इंडस्ट्री लग रही है। अगर इंडस्ट्री नहीं लगती तो किस तरह से हम लोगों की यहाँ पर हुकूमत चल रही है। और आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह से जो लोन वगैरह जो आज से 35 साल तक, जो जिन्होंने 34 साल तक राज किया है, इन्होंने जो लोन छोड़ कर गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो लोन लिया था, वो सब लोन को शोध करते करते ममता बनर्जी और ये तृणमूल सरकार जो है वो हिमशिम खा गई है। उसके बावजूद भी जिस तरह से जो डेवलपमेंट हुआ है बंगाल में, ये डेवलपमेंट जो है गुजरात मॉडल और बिहार मॉडल कहते हैं ना, आकर यहाँ देखे बंगाल में ये किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है। कोविड के दौरान तालीम पर और रोजगार पर बहुत गहरा असर पड़ा है। ये बिल्कुल सही है। इससे किस तरह सेकेंड फेज भी अब कोविड का आ चुका है, तो किस तरह से इससे आवाम को समझौता करना होगा या गवर्नमेंट किस तरह का स्टेप ले कि इस चीज से वो बाहर निकल सके? देखिए, पहली बात ये है, आपको अपना जान बचाना है। पढ़ाई और रोजगार तो बिल्कुल सही है कि रोजगार अगर नहीं होंगे तो आप खाएंगे कहाँ। तो पहले आपको जान बचाना है, ये महामारी से निकलना है। और जिस तरह से ये जो सेकंड फेज आया है, इससे हमें लगता है, आज पेपर में पढ़ रहे थे कि ICSE जो है बोर्ड जो है वो भी कैंसिल कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं बहुत नुकसान हुआ है, तालीम के ऊपर तो बहुत नुकसान हुआ है। लोगों को परेशानी हो रही है, बच्चों को परेशानी बहुत हो रही है। ऑनलाइन क्लासेस जो हो रहे हैं उसमें जिस तरह से क्लासेस स्कूल में जाकर क्लास में जो जिस तरह से क्लासेस होते थे उस तरह से क्लास नहीं हो पा रहा है। नुकसान तो हुआ है बहुत। कोलकाता का इस्लामिया अस्पताल कोविड के लिए क्या रोल अदा कर रहा है? देखिए, ये कोविड के लिए पहले दिन से हम लोगों ने कहा कि कोविड के लिए हम लोग इस्लामिया हॉस्पिटल को ये देंगे। और आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आज से 1 महीना पहले हम लोगों ने ये OPD चालू कर दी है। OPD हम लोगों का फुल फ्लेजेड वहाँ चल रहा है और 73 CR एवेन्यू जो है OPD ऑलरेडी चालू हो चुका है। तो अब धीरे धीरे काम चल रहा है। हॉस्पिटल है, ये कोई घर नहीं है जो लाया फर्नीचर लगाया और रहना चालू कर दिए। बहुत सारे वहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट लग गया है, बहुत सारा फायर वॉर्स का काम चल रहा है, ऑक्सीजन वगैरह का काम चल रहा है। टोटल मुकम्मल काम जो सिविल का वो कंप्लीट हो चुका है। अब वहाँ फर्नीचर, ऑक्सीजन लाइन, वाटर ट्रीटमेंट और वो जो वेस्टेज जो होता है उसका भी काम चल रहा है। तो तमाम जो ये है काम जो है वो चल रहा है और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हम लोग वो फुल फ्लेजेड हॉस्पिटल चालू कर देंगे। हैसियत सामाजिक कारकुन, कोविड के दौर में आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम यही देना चाहेंगे कि भाई आप, रमज़ान का महीना है, मुबारक महीना है, आप इबादत करें, अल्लाह से ये दुआ करें कि ये महामारी से निकले हम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रहें। आप मार्केटिंग करें, सब कुछ करें, साथ साथ मास्क भी खरीदें, बच्चों को भी मास्क पहनाएं और घर में ज़्यादा रहें तो बेहतर है। बहुत ज़रूरत की अगर चीज़ है, कोई अगर कुछ खरीदना है तभी निकले, घर से कम निकला करें, भीड़ में ना जाएं। इलेक्शन का माहौल है, रैलीज वगैरह हो रहा है, कम लोग जाएं, भीड़ ना लगाएं। क्योंकि जिस तरह से फेज 1 में देखा गया है कि लोगों के अंदर में डर ज़्यादा था और बीमारी जो है कोविड बहुत हो रहा था, कम हो रहा था। और अभी क्या हो गया, जिस फेज 2 में जो है वो चेंज हो चुका है कि डर जो है लोगों के अंदर से खत्म हो चुका है और बीमारी जो है ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इसके ऊपर नज़र देने की ज़रूरत है
तमाम लोग जो है सब मिलकर, जितने एजेंसी है और जिस तरह से गाइडलाइन सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, गाइडलाइन को मेंटेन करें। और जितने भी अदारे हैं, जितने भी एजेंसी हैं और जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, सबको सतर्क रहने की जरूरत है और सबको मिलजुल कर काम करने की जरूरत है। मैं तमाम लोगों से ये अपील करूंगा कि आप लोग सब एक दूसरा को मदद करें, हेल्प करें, तब जाकर आप कामयाब हो सकेंगे और ये कोरोना को आप भगा पाएंगे। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है, बंगाल में इस बार टीएमसी कितनी सीट लेकर आएगी? देखिए 180 से 200 सीट तो कन्फर्म आएगी इंशाअल्लाह। और आपको ये बता दें कि 2 तारीख के दिन में हम लोग शुक्राना नमाज पढ़ेंगे और ईद उस दिन मनाएंगे।